नमस्कार, आप देख रहे हैं T27 न्यूज MPCG डिजिटल और मैं हूं आपके साथ विदिशा बड़केलवार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। लोकसभा चुनाव 2024 के डाले गए वोटों की आज गिनती हो रही है। 8 बजे से ये प्रक्रिया शुरू हुई है। रुझानों में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है। 2.5 महीने से चली लोकसभा चुनाव 2024 की प्रक्रिया का आज सबसे बड़ा दिन है, जब 8,360 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होगा। बीजेपी ने सभी 29 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि 27 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी अपनी किस्मत आज आजमा रहे हैं। आज की ये चर्चा इसी मुद्दे को लेकर, आपको बता दूं, आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार पंकज भदौरिया और वरिष्ठ पत्रकार कल्पना शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। चर्चा की शुरुआत पंकज जी आपसे ही करते हैं। 400 पार जो एनडीए का नारा था वो कहीं ना कहीं उल्टा होता दिखाई दे रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा है, बीजेपी ने, सही बात है, बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था कि अगली बार 400 पार, लेकिन शायद मुझे लगता है कि बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को भी ये आसार पता नहीं होंगे कि उनका जो उत्तर प्रदेश जो गढ़ माना जाता है बीजेपी का, उसमें वो इतना लूज कर जाएंगे। और समाजवादी पार्टी ने जो एकदम बीजेपी में ग्रोथ की है, तख्ता पलट जैसा कर दिया, तो समाजवादी पार्टी जीतने के बाद भी ऐसा नहीं सोच पा रही होगी कि हम 40 सीटों के आसपास जीत पे नजर आएंगे। और बीजेपी, हाँ ये बात है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 2 राज्यों में अच्छा प्रदर्शन बीजेपी ने किया, उड़ीसा में भी अच्छा प्रदर्शन बीजेपी ने किया, लेकिन जो बीजेपी के जो राज्य थे, जो कोर राज्य हैं, यूपी है, महाराष्ट्र है और जो कई राज्य हैं जैसे राजस्थान है, तो वहां पे बीजेपी लूज कर गई। जी जी। इसलिए इसलिए उनका वो 400 पार का जो नारा था वो कहीं ना कहीं वो दब के रह गया। 400 पार क्या, मुझे लगता है कि बीजेपी 300 पार भी नजर नहीं आ रही है कि 300 पार भी बीजेपी हो सकती है। कल्पना जी, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ी बात विदिशा, अभी तो रिजल्ट, अभी तो फाइनल होने बाकी है, 1-2 घंटे शायद और लगे और पिक्चर क्लियर हो, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण रोल है इस सारे, अगर आप आज जो पिक्चर देख रहे हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि कोई भी अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि उत्तर प्रदेश में ऐसी कंडीशन होगी। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या कारण रहे कि मोदी जी एक फेस पर, देखिए इस इलेक्शन की अगर लोकसभा की बात करूं, जनता का जो काम होता है, जनता अपने सांसद को चुनती है। जनता की भूमिका लोकसभा में, विधानसभा में वो एक विधायक को चुनती है जो सीएम चुनता है, और लोकसभा में ये होता है। लेकिन लोकसभा का इस बार का जो नारा दिया गया था वो था मोदी जी को, तो कहीं ना कहीं जनता को एक बोला कि आप सिर्फ एक कैंडिडेट को नहीं सिलेक्ट कर रहे हो, आप मोदी जी को सिलेक्ट करना है, आपको पीएम सिलेक्ट करना है। तो जो ये भूमिका कहीं ना कहीं जनता, देखिए एक तो विपक्ष का गठजोड़ का इकट्ठा हो जाना बहुत मायने रखता था, ऊपर से जनता के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो नाराजगी, जिसको मैं कह सकती हूँ, चाहे वो बेरोजगारी की, युवा एक बहुत बड़ा विषय था, बेरोजगारी बहुत बड़ा विषय था, और पेपर लीक का एक ऐसा मामला था जो कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा था। और दूसरा, 3 स्टेट की अगर मैं बात करूं, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, तीनों स्टेट कनेक्ट है एक दूसरे से, और किसान आंदोलन जिस तरह से हुआ, जिस तरह से पहलवानों के साथ हुआ, अगर आप ब्रजभूषण को जिस समय पहलवान धरने पर बैठे रहे, आप अगर सिर्फ उसको हटा भर देते तो मुझे ऐसा लगता है कि वो नाराजगी कहीं ना कहीं कम होती। उससे पहले किसान आंदोलन पर लंबे समय तक बैठे रहे, हरियाणा का पूरा बॉर्डर उन्होंने सीज करे रखा, कई दिन तक उन्होंने कई महीनों तक उन्होंने चाहा कि सरकार उसमें संज्ञान ले, सरकार ने बिल्कुल चुप्पी साधी रखी। ये ऐसे बहुत सारे विषय थे जो कहीं ना कहीं जनता को इस चीज के लिए सोचने पर विवश करते थे कि शायद हमारी बातें जनता तक नहीं पहुंच पाई। कल्पना जी, मेजर नुकसान यहाँ पर है, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, कहाँ देखने को मिला, आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, ये अभी मध्य प्रदेश तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा ही है, और यहाँ तो 29 एक सीट बल्कि जो बीजेपी कांग्रेस के पास थी वो भी शायद बीजेपी के पास नजर आ रही है। ऐसी स्थिति में ये कह देना कि मध्य प्रदेश में नुकसान हो रहा है, और छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी 2 ही सीट थी जो कांग्रेस के पास थी, वो भी शायद उसमें से भी 1 सीट वापस बीजेपी के पाले में आती नजर आ रही है। ऐसी कंडीशन में ये कहना कि इन दोनों राज्यों में जो भूमिकाएं दी गई थी, अगर देखिए यहाँ की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि यहाँ नए सीएम थे, नए सीएम के दायित्व कुछ ज्यादा थे, अभी नए वो सीएम बने, उनके ऊपर
जो जिम्मेदारी दी गई थी, अभी जैसे बीडी शर्मा ने ट्वीट करके बोला है कि हमें जो जिम्मेदारी दी गई थी 29 फूलों की माला पहनाने की, हमने अपना दायित्व पूरा कर दिया। यही बात छत्तीसगढ़ के लिए लागू होती है। तो इन्होंने अपने दायित्व पूरे किए, लेकिन अब बात आती है जो कंडीशन पूरे ऑल ओवर इंडिया की बनती है, वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले नतीजे हैं। भले ही सारी पार्टियां मिलकर भारतीय जनता पार्टी एनडीए का मतलब भारतीय जनता पार्टी के इक्वल नहीं आ रही। अगर बात की जाए तो वो 299 के आसपास ही अभी कांग्रेस है, और एनडीए मिला इंडी गठबंधन मिला के भी उतनी सीटें नहीं हो पा रही जितनी बीजेपी के पास अकेले के पास है। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं भाजपा के लिए ये एक चिंता का विषय है, और अभी इस पर बहुत सारी चिंतन मनन होना बाकी है। जो ऐसी गठजोड़ वाले लोग हैं जिनको शामिल किया जा सकता है, उनसे भी तालमेल बिठाने की शायद सारी पार्टियां इस समय कोशिश करेंगी। पंकज जी, आपको क्या लगता है, बीजेपी का जो नारा था 400 पार, एनडीए का जो एक कॉन्फिडेंस था, क्या वो उन्हें ले डूबा? आपको क्या लगता है? देखिए, कॉन्फिडेंस तो जब चुनाव लड़ता है कोई भी व्यक्ति हो, पार्टी हो, जब चुनाव लड़ता है उनको कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है, उसको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोल सकते। 400 पार का जो बीजेपी ने नारा दिया, तो ये जरूरी नहीं है कि मतलब वोट से पहले उन्होंने सीटें गिन ली। ये तो उनका कॉन्फिडेंस था, इसको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोल सकते। 2 बार में उन्होंने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई, सरकार चलाई भी, अच्छी चलाई। तो ये 400 पार का जो नारा था, लेकिन 400 पार कैसे होगा, ये रणनीति बीजेपी की कहां फेल हो गई, ये बीजेपी के जो रणनीति तय करने वाले लोग हैं या जो पॉलिटिशियन है वो अच्छे से जानते होंगे। बाकी 400 पार का जो नारा था वो बहुत बड़ा था, और मतलब बीजेपी को अगर हम ये कहें कि वो ओवर कॉन्फिडेंस थी, तो स्वाभाविक सी बात है कि चुनाव में जो भी व्यक्ति आता है, चाहे वो निर्दलीय हो चाहे किसी पार्टी से हो, तो वो जीतने के लिए आता है, और वो ये कहता है कि मैं 2 लाख से जीतूंगा, 4 लाख से जीतूंगा। तो ये कोई मतलब बहुत बड़ा वो नहीं हो गया कि बीजेपी ने 400 पार का नारा दे दिया तो बहुत बड़ा वो जो है उस पर बीजेपी को बिल्कुल मोदी जी को रिजाइन कर देना। जैसे कांग्रेस के कुछ नेताओं ने मोदी जी से इस्तीफा मांगा है। भाई, मोदी जी से इस्तीफा कैसे मांगा जा सकता है? वो तो ऑलरेडी जो है सरकार बनाने की मजबूत स्थिति में है। 400 पार का नारा जो फेल हुआ या जो भी कुछ है, वो एक अलग कंडीशन है। और ओवर कॉन्फिडेंस कहेंगे तो वो ओवर कॉन्फिडेंस मेरी समझ में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था। कॉन्फिडेंस है, बोलता है आदमी, कहीं ना कहीं उसकी रणनीति फेल हो गई। जैसे इंदौर ले लीजिए, इंदौर में सोचा भी नहीं होगा, देश में सबसे ज्यादा नोटा पे वोट डलने वाला लोकसभा सीट इंदौर है। अभी इतना नोटा कभी नहीं दबाया गया जो इस बार हुआ। तो इस बीच एनडीए को फायदा कहाँ हुआ है, जरा एनडीए को फायदा मध्य प्रदेश में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ। एनडीए को फायदा आपका उड़ीसा में हुआ, जो उड़ीसा मतलब उनके लिए एनडीए को जो सबसे अच्छा फायदा हुआ है वो उड़ीसा में हुआ है। उड़ीसा में हुआ है सबसे अच्छा फायदा, और नीतीश कुमार के आने से भी एनडीए को काफी फायदा हुआ है। उत्तराखंड, यूपी या महाराष्ट्र में, हिमाचल में एनडीए को पूरी सीटें मिल रही हैं। शायद हिमाचल में 5 सीटें हैं, तो हिमाचल प्रदेश में भी सीटें एनडीए को मिल रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि एनडीए को अगर यूपी में नुकसान हो गया तो एनडीए ने भी कई राज्यों में कांग्रेस का सफाया कर दिया। तो स्वाभाविक सी बात है कि मतलब चुनाव जब लड़े जाएंगे तो चुनाव में किसी की हार होगी, किसी की जीत होगी। अब कहां रणनीति उनकी कमजोर हो गई, कांग्रेस की कहां मजबूत हो गई। अब कांग्रेस तो 1 सीट मध्य प्रदेश में थी, वो 1 सीट भी नहीं बचा पाई। छत्तीसगढ़ में 2 सीटें थी, वो उसमें से 1 भी हारने की कगार पे है, और अभी तो रिजल्ट पूरा आया भी नहीं है। अभी तो काउंटिंग 8 बजे तक चलेगी। 8 बजे तक हो सकता है कि बीजेपी और ग्रोथ कर जाए, हो सकता है कि कांग्रेस की सीटें बढ़ जाए। तो अभी ऐसा मतलब जब तक लास्ट जैसे जो 15,000 20,000 से जो आसपास कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहे हैं और जो इसके आसपास हैं, हो सकता है उनके रिजल्ट चेंज हो जाए। और कई बार चुनाव में ऐसा देखने को आया
ये कल्पना जी ने भी कई चुनाव देखे होंगे, तो ऐसा देखने में आया है कि कई बार रिजल्ट लास्ट टाइम बदले गए हैं। और बदल जाते हैं। जी, अगला जो प्रश्न है मैं चाहती हूँ कि आप दोनों इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। बीजेपी राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रही है, जनता का ये कहीं ना कहीं कहना था, पर इसका फायदा एनडीए को नहीं मिल पाया। इस पर पंकज जी आप बता दीजिए सबसे पहले कि क्या हुआ। देखिए ऐसा है, स्वाभाविक सी बात है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने मतलब बहुत बड़ा काम तो किया और ये हिंदुओं का देश है, सनातन धर्म का हम सभी पालन करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब धारा 370 हटाई गई या सर्जिकल स्ट्राइक की गई या राम मंदिर का आंदोलन कब से चला आ रहा था, तो कोई एक पार्टी जब उसका जिम्मा ले रही है और जब राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्थापित हुआ, तो स्वाभाविक सी बात है कि श्रेय उनको जाएगा और श्रेय जाएगा तो कहेंगे कि राम मंदिर हमने बनवाया। और मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, कई सारे ऐसे नेता हैं बीजेपी के जो लंबे समय से राम मंदिर के लिए संघर्ष करते आ रहे थे। वो एक अलग चीज हो गई। राम मंदिर की लहर को अगर आप उत्तर प्रदेश, ओनली उत्तर प्रदेश, मतलब केवल उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों से जोड़ेंगी तो ये गलत है। राम मंदिर पूरे देश का है और राम मंदिर की लहर पूरे देश में थी बीजेपी के अनुसार। कल्पना जी आपका क्या कहना है इसी विषय में भदौरिया जी की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए एक चीज़ कहूँगी। अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हुए हम राम मंदिर की बात करते हैं तो हम शायद ये भूल जाते हैं जिस समय राम मंदिर, जिस समय बाबरी मस्जिद ध्वंस हुई, उस समय की अगर मैं स्थिति बताऊं, उसके बाद वहाँ मुलायम सिंह की सरकार जिसने गोली चलवाई थी कार सेवकों पर, उसकी सरकार बहुमत से बनी थी। तो ये अपने आप में साबित करता है कि उत्तर प्रदेश की जनता इन सारे विषयों को देखकर तब भी वोट नहीं करती थी और आज भी नहीं करती है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं, पूरे देश की अगर मैं बात करूं, वहाँ ये चीजें जरूर इफेक्ट करती हैं। और देखिए, चाहे आप कोई भी पार्टी या कोई भी कुछ भी कहे, ये बात अपने आप में प्रूफ होता है कि अगर 243 का आंकड़ा अभी तक बीजेपी के पास अपना खुद का है, तो ये मोदी जी का जो कहीं ना कहीं जो राम मंदिर है, 370 है। देखिए इस इलेक्शन में 2-3 चीजें इस बार चीजें थोड़ा हटके हुई कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो खासियत थी, अपनी जो क्वालिटीज थी, उनकी बात नहीं करी। जो उनको लगता था कि शायद इसके अलावा हम अन्य चीज़ों पर बात कर सकते हैं, उन्होंने विकास की कहीं कोई बात नहीं करी। उन्होंने मुद्दे उठाए अलग अलग तरह के, ये एक बहुत बड़ी कमी रही। दूसरा एक चीज़ कि राम मंदिर को उनको ये लगा, भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि ये लोगों को वैसे ही समझ में आ जाएगा यदि हम इसकी बात भी ना करें। ये बहुत बड़ी कमी रही, उसको बखान करने की आवश्यकता थी। वो कहीं ना कहीं देखिए बीच में एक ऐसा फेज आया जिस समय इस तरह की कोई बात नहीं हुई, हम विपक्ष की कमियों को गिनाते रहे, लेकिन हमने अपनी उपलब्धियों की बात ही नहीं करी। हमको आवश्यकता थी अपनी उपलब्धियों की बात करने की। वहीं कांग्रेस ने इसी चीज का फायदा उठाया। कहीं अगर देख लीजिए राहुल गांधी के सलाहकार का जो स्टेटमेंट आया, या हमने उन सारे विषयों को जरूर उठाया। महिलाओं से संबंधित अगर किसी ने मंडी भाव का अगर जिस तरह का बयान आया, उसको हमने उठा लिया। लेकिन हम ये भूल गए कि हमारी जो उपलब्धियां हैं, यदि हम उनको जनता तक पहुंचाने की बात करें, किस तरह से आप रोजगार बढ़ाएंगे, किस तरह से जो बेरोजगार जिनका पेपर लीक हुए थे, जो कहीं ना कहीं सफर कर रहे थे, ऐसे युवाओं के लिए आप क्या स्कीम लेकर आने वाले हैं। उन किसानों का क्या हुआ जो धरने पर बैठे हुए थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ना बेल्ट क्षेत्र कहलाता है। आप जानती हैं वहां पर पेमेंट नहीं हो रहे थे काफी लंबे समय से, वहां के लोग उस चीज की मांग कर रहे थे। उन विषयों को लेकर के सरकार शायद उदासीन कहीं ना कहीं थी। आप 2,500-3 हजार रुपए अगर उनके 2 महीनों में अकाउंट में डाल देते हैं तो वो इनफ नहीं था। उनको आवश्यकता थी उनकी जरूरतों के हिसाब से बात करने की। वो सारी ऐसी चीजें थी जो बेसिक जरूरतें थी उन सारे लोगों की, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं कमियां रही। आप राम मंदिर से अगर इसको जोड़कर देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए अगर राम मंदिर को जोड़कर देखा जाता, अयोध्या से ही बीजेपी का कैंडिडेट हार गया। ये अपने आप में ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं राम मंदिर वो विषय उस क्षेत्र के लिए तो महत्वपूर्ण नहीं था। जी पंकज जी, मैं वापस आपका रुख करना चाहूंगी। एमपी में क्या अब कांग्रेस का सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है? देखा जा रहा है कि कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, उसकी बैटरी पर सवाल उठा रहे हैं। आपका क्या कहना है? देखिए ऐसा है कि हार के बाद सवाल उठाना ये तो कहीं ना कहीं गलत है। हार के पहले सवाल उठाइए। और अगर जैसा पहले सुनने में आ रहा था कि हम लोकसभा चुनाव का अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो हम बाइकआउट, तो आप नहीं लड़ते चुनाव, आप
इंडिया गठबंधन आपका इतना बड़ा गठबंधन था, आपकी सीटें भी अच्छी खासी आई है। आप पहले कह देते कि ईवीएम से अगर चुनाव होगा तो देश में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हार के पहले सवाल उठाना वाजिब है, हार के बाद उंगली उठाना वाजिब नहीं। फिर तो आप संविधान पे उंगली उठा रहे हैं और अपने देश पे उंगली उठा रहे हैं। जी हार के पहले लड़ना वाजिब है, हार के बाद नहीं। जी आपके ही कांग्रेस समाजवादी पार्टी 40 सीटों से ऊपर बढ़त बनाए हुए है उत्तर प्रदेश में, तो वो ईवीएम पे सवाल नहीं उठा रहे। पश्चिम बंगाल में टीएमसी वो सवाल नहीं उठा। उद्धव ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र में वो सवाल नहीं उठा रहे। तो एमपी और सीजी में ही देखा जा रहा है। हाँ, जी कांग्रेस जहां बढ़त बना रही है वहां ईवीएम सही है, वहां सही ईवीएम आई है। और जहां कांग्रेस घटते क्रम में है या इंडिया गठबंधन की कोई भी पार्टी घटते क्रम में है, तो वहां ईवीएम पे सवालिया निशान है। ये तो कहीं ना कहीं मैं इन बातों को इसके पक्ष में नहीं, न मैं इन बातों को मानता। जी कल्पना जी, आपका क्या कहना है? देखिए, अगर ईवीएम में गड़बड़ थी तो मैं सच बताऊं, अब तक पश्चिम बंगाल और केरल, पश्चिम बंगाल कब से भारतीय जनता पार्टी का हो चुका होता। तो ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक तरह से मजाक है। आज नकार दीजिए कि आपकी गठबंधन की सरकारें इतनी सीटें लेकर नहीं आई। तो आज ही मनु सिंघवी ये लोग पहुंचे चुनाव आयोग, जहां जाकर उन्होंने ये कहा कि अब लास्ट में धीरे धीरे प्रोसेस होना शुरू हो गया ईवीएम की काउंटिंग को लेकर। इस तरह के सवाल जब उठाते हैं तो आप जनमत पर भरोसा नहीं करते, आप भरोसा कीजिए उस जनता पर। और सबसे बड़ी बात विदिशा, इसमें एक चीज गौर करने वाली बात है, उस समय पहले तक बैलेट पेपर से जब काउंटिंग होती थी उस समय पूरी की पूरी पेटियां गायब हो जाया करती थी। उस समय सवाल विपक्ष चाहता उठा सकता था। इतने साल कांग्रेस की सरकार रही, तब किसी ने सवाल नहीं उठाए, जबकि ये बात जग जाहिर थी कि इस तरह की घपलेबाजियां होती हैं। बूथ कैप्चर इस तरह से होते थे कि किसी को वोट नहीं डालने दिया जाता था, धड़ल्ले से वोट डालकर मत पेटियां अपने हिसाब से दे दी जाती थी, तब किसी ने सवाल नहीं उठाया। और आज जबकि ईवीएम के थ्रू वोटिंग होती है, जनता के बीच में सारी चीजें पारदर्शिता और इससे होती हैं, तब आप उस पर सवाल उठाते हैं। फिर से उस युग में जाना चाहते हैं जब बूथ कैप्चरिंग का बहुत इजीली किया जा सकता है, दबंग लोग आसानी से जीत हासिल कर लें। आप उस युग में इस देश को चाहते हैं, तो ये समझना पड़ेगा कि आप जिस तरह के सवाल करते हैं क्या वो आज की उसमें सही है, उचित है। इस तरह की बातें करने से पहले सारी राजनीतिक पार्टियों को एक बार सोचना चाहिए कि हम आगे की तरफ जाना चाहते हैं कि हम बैकफुट पे खड़े होना चाहते हैं। जी पंकज जी, आपने जैसा कि कहा कि कांग्रेस को हार के बाद सवाल नहीं उठाने चाहिए, कांग्रेस को अब मजबूती के लिए क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, जितनी सीटें कांग्रेस हारी है उन पे एनालिसिस कर, बैठ के अपना संगठन मजबूत। आपका संगठन छोड़ के बड़े बड़े नेता तब जा रहे थे जब आप चुनाव लड़ने, मतलब चुनाव लड़ रहे थे, आप मैदान में थे। कुरुक्षेत्र में सिपाही आपके जब भागे हैं, जब आप तलवार लेके सामने वाले से मतलब कुरुक्षेत्र में एक राजा दूसरे राजा से लड़ रहा है, आपके सिपाही गायब है। आप 5 लाख कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बीजेपी में चले गए। भाई क्यों चले गए? आप में कोई कमी है? संगठन यही बीजेपी 10 साल विपक्ष में भी रही है। जब मनमोहन सिंह, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ बड़ा हो गया हो, नरेंद्र मोदी जी 10 साल प्रधानमंत्री रहे देश के, इससे पहले मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे। अभी ये तीसरा कार्यकाल चालू होगा, 10 साल ये हुए हैं नरेंद्र मोदी जी को, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ऐसा शोर मचा है, ऐसा मतलब उसको ऐसा प्रोपोगंडा है कि मतलब 50 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री। तो भाई ऐसा क्या? और ऐसा नहीं, इससे तो देश में कोशिश होना चाहिए कि कम से कम इंडिया में ऐसे प्रधानमंत्री तो है कि सारा विश्व जान गया कि हिंदुस्तान में चुनाव हो रहा है। जी आज पूरी दुनिया का नजर इंडिया के चुनाव पे, पूरी दुनिया देख रही है। ये इंडिया का लोकतंत्र जो है सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और पूरी दुनिया इसका चुनाव देख रही है। कल्पना जी, इंदौर में नोटा को कई हजारों वोट मिले हैं, इस पर आपकी क्या राय है?
देखिए ये कहीं ना कहीं बहुत आवश्यक भी था। जिस तरह से कांग्रेस कैंडिडेट लास्ट मोमेंट पे जब उन्होंने नामांकन से पहले जी। जिस तरह से पार्टी बदली थी, वो कहीं ना कहीं ये जरूर साबित करता था, अगर आपको पार्टी से शिकायत थी, आपको लगता था कि आपके सपोर्ट में कोई नहीं खड़ा, आप थोड़े दिन पहले अगर बोलते तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां से कांग्रेस का कोई ना कोई कैंडिडेट जरूर वो लोग खड़ा कर सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जनता के साथ मखौल था कि आप कांग्रेस की तरफ से आते हैं और लास्ट मोमेंट पे आप जनता के सामने से ऑप्शन खत्म कर देते हैं। ये आप किसी को भी नहीं, किसी भी राजनीतिक पार्टियों को या किसी भी कैंडिडेट के लिए ये सही उचित नहीं था कि आप जनता से उसका अधिकार छीन ले। जनता को उसका अधिकार था, उनमें से वो ऑप्शन उसके पास होना चाहिए, लेकिन जब उनसे ऑप्शन छीन लिया जाता है तब जनता के बीच में नाराजगी आती है। उसी नाराजगी का ये खामियाजा है कि वहां देखिए कैंडिडेट भले ही 11 लाख वोटों से जीत गया हो, लेकिन उसके साथ साथ नोटा की जो परसेंटेज बताती है कि वो कहीं ना कहीं ये गलत है और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भविष्य में उसको चुनाव ना लड़ने के लिए उसके साथ उसके कानूनी उसमें ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि भविष्य में वो कभी चुनाव ना लड़ सके, क्योंकि जनता के साथ धोखा देने वाला कोई भी व्यक्ति हो उसको माफ नहीं करना चाहिए। जी पंकज जी, महाराष्ट्र का समीकरण देखकर आपको क्या लगता है? देखिए, महाराष्ट्र में तो जो बीजेपी सोच रही थी वो सोच के अनुसार उनको सीटें नहीं मिली। जो सिंधे पे बीजेपी ने दाव लगाया था, और कहीं ना कहीं जो बाला साहब ठाकरे शिंदे गुट और उद्धव गुट, बाला साहब ठाकरे की बात कर रहा हूं मैं, उद्धव ठाकरे की बात नहीं कर रहे। बाला साहब ठाकरे का जो बोया हुआ था वो आज भी उद्धव ठाकरे के साथ है। जी वो लोग उद्धव ठाकरे के साथ आज भी खड़े हुए हैं। शिवसेना कहीं ना कहीं उनकी पार्टी का नाम अलग हो गया, उससे उनका बैनर भी अलग हो गया, उनका चुनाव चिन्ह भी ले लिया गया, लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ जो वहां की क्षेत्रीय जनता थी वो उद्धव ठाकरे के साथ कहीं ना कहीं इस चुनाव को देख के लगता है कि वो उनके साथ खड़ी हुई है। वहां पे क्षेत्रीय मुद्दे अधिकतर सामने रहे, और क्षेत्रीय मुद्दे के साथ एक मुद्दा पूरे देश में, इसके अलावा कुछ नहीं। बेरोजगारी, सिलेंडर, महंगाई, किसानों को पैसा, कुछ नहीं। केवल मोदी के चेहरे पे बीजेपी ने चुनाव लड़ा, और ऐसा तो कई राज्यों में, एक राज्य की बात नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश छोड़ दीजिए आप, मध्य प्रदेश के भी बाहर उत्तर प्रदेश हो, चाहे आपका उड़ीसा हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, एक ही चेहरा, एक मोदी जी को वोट दीजिए। कैंडिडेट ने अपने चेहरे पे वोट नहीं मांगा कि आप मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मुझे वोट दीजिए। तो चुनाव तो केवल मोदी जी के नाम पे लड़ा गया, और बीजेपी ने लास्ट सरकार भी बनाने की पूरी मजबूत स्थिति में है बीजेपी, और हो सकता है प्रधानमंत्री कौन बनेगा, लेकिन अभी तक तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनने की ओर अग्रसर है। लेकिन महाराष्ट्र में जहां बीजेपी को जितने मतलब मजबूत होने के आसार थे, वो उस तरीके से महाराष्ट्र में प्रदर्शन नहीं कर पाई। जी कल्पना जी, एमपी या सीजी किसी को सेंटर मिनिस्टर की बड़ी जिम्मेदारी यहाँ मिल सकती है, कांग्रेस हो या बीजेपी, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, शिवराज सिंह चौहान 8 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं मध्य प्रदेश में। अच्छी बहुमत से सरकार बनाने के बाद और उसके बाद लोकसभा में एक अच्छी जीत हासिल करने के बाद, यदि वो सेंट्रल में, स्वाभाविक है उनका सेंट्रल जाना, और सेंट्रल में अच्छे पद मिलने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में उन्होंने ऐसी कंडीशन में बीजेपी को जिताया जिस समय देखा जाए एंटी इनकम्बेंसी अपनी तरफ थी, क्योंकि कुछ दिन पहले पिछले इलेक्शन में जिस तरह से कांग्रेस की सरकार बनी थी, उसके बाद छोड़ छोड़ की राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी। तो उम्मीद ये जताई जा रही थी कि इस बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पिछड़ी रहेगी। ऐसी स्थिति में जिस तरह से लाडली बहना और अन्य बहुत सारी स्कीम्स लेकर आकर ऐसी स्थिति में भी पार्टी को उभारा था शिवराज सिंह चौहान, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। ज्योतिराज सिंधिया जिस तरह से जीते हैं, और वो कहीं ना कहीं दिल्ली की भी अपनी एक पसंद है। तो ये ऐसे कई चेहरे हैं, एक की दो की बात नहीं, ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं। बीडी शर्मा जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनका भी कहीं ना कहीं कद बड़ा ही है, क्योंकि उनके रहते मध्य प्रदेश में 29 पूरी की पूरी जितनी भी सीटें हैं उसमें जीत हासिल करी है। इससे पहले विधानसभा उन्होंने जिताया था। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि पुराने ऐसे फेस थे जो सेंट्रल में थे, उनको कहीं ना कहीं इस बार साइडलाइन वैसे भी कर दिया गया था, और आने वाले समय में
नए फेस के साथ मध्य प्रदेश नई भूमिका में मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में जाने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया कल्पना जी। फिलहाल इस चर्चा में केवल इतना ही। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज भदौरिया और वरिष्ठ पत्रकार कल्पना शर्मा। मध्य प्रदेश में चुनावी परिणाम बीजेपी के पक्ष में जाते दिख रहे हैं। 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। सीजे में भी बीजेपी का भी पलड़ा भारी नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी का जो नारा था 29 की 29 सीटों पर जीत, ये तस्वीर साफ होते हुए दिखाई दे रही है। फिलहाल के लिए केवल इतना ही। आप देखते रहिएगा T27 न्यूज MPCG डिजिटल। धन्यवाद।